देव चोनकर। जब 10th बोर्ड में पहला ही पेपर मैथ्स का होता है, उस पेपर में एक सिली मिस्टेक के कारण अपने 5 नंबर गवा देने के बावजूद भी एक क्षण भर के लिए भी निराश और हताश नहीं हुआ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाइंस आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन जिसने इस लाइन को जिया है, एक ऐसे ही लर्नर से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं, देव चोनकर। अनअकैडमी फाउंडेशन स्कूल में 2 साल निरंतर पढ़ने वाला 9th और 10th में जब भी मैथ्स का टेस्ट होता था, हमेशा ऑलमोस्ट परफेक्ट स्कोर लाने वाला बच्चा, इवन प्रेस्टिजियस ओलंपियाड IOQM जो मैथमेटिक्स का एक बहुत प्रेस्टिजियस ओलंपियाड होता है, उसमें सेलेक्ट होने वाला बच्चा, जब 10th बोर्ड में पहला ही पेपर मैथ्स का होता है, उस पेपर में एक सिली मिस्टेक के कारण अपने 5 नंबर गवा देने के बावजूद भी एक क्षण भर के लिए भी निराश और हताश नहीं हुआ। 98.2% 10th बोर्ड में हासिल करता है। आइए मिलते हैं देव चोनकर से। तो हमारे साथ हैं देव, जिन्होंने 10th बोर्ड CBSE में 98.2% हासिल करी है। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस डियर देव। थैंक यू सर। अब देखिए, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं जहां आप सुनते हैं कि बच्चे ने पढ़ाई कैसी करी और क्या उनने मेहनत करी, कितने घंटे पढ़ते थे। लेकिन सबसे बेसिक सवाल मैं देव से पूछना चाहता हूं कि आपने 2 साल अनअकैडमी को दिए हैं। यस सर। आप कब आए थे कोटा में? मैं 9th क्लास में आया था, यहीं पर ज्वाइन किया था मैंने। ओके, तो ये 2 साल की जर्नी में आपको अनअकैडमी फाउंडेशन स्कूल में जब आप पढ़े हैं, कितना मज़ा आया है? सर काफ़ी मज़ा आया, और जितने भी अलग अलग काफ़ी प्रोग्राम्स भी होते हैं पढ़ाई के अलावा, जैसे कोई टीचर्स डे सेलिब्रेशन, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन, एंड काफ़ी वर्कशॉप्स भी होती हैं यहाँ पर। तो जर्नी तो काफ़ी अच्छी रही मेरी। अच्छा, वैसे आप जब पढ़ते थे तो सारे टीचर्स थे, हम थे, पढ़ाते थे जब आपको, तो ये एक्सपेक्टेड था कि यू विल स्कोर गुड, है ना? Yes. तो जब आप पढ़ा करते थे यहाँ पर, तो हम सबको उम्मीद थी आप बहुत अच्छा करेंगे। हम सभी कहते थे, आपसे भी एक्सपेक्टेशन था। हर सब्जेक्ट में हर टीचर का ये रहता था, मेरे सब्जेक्ट में देव को 100 में से 100 लाने हैं, Yes. है ना? और इतना शानदार रिजल्ट आया, आपकी 98.2% आई है। तो जैसा मैंने देखा कि जब आपकी 98.2% आई, आप आए, सारे टीचर्स से मिले, और उतना ही खुश आप अपने दोस्तों के लिए भी थे जिनके अच्छे नंबर आए हैं। तो किन किन दोस्तों से क्या क्या बात हुई रिजल्ट आने के बाद? सर काफ़ी का अच्छा भी आया, काफ़ी का अनएक्सपेक्टेड था। मतलब कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग ज़्यादा खुश नहीं थे, किसी की ज़्यादा उम्मीद थी बट नहीं आ पाया। वो तो अनएक्सपेक्टेड है, किसी का क्या। अच्छा, अच्छा, मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। यस सर। और काफ़ी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, एक मैथ्स का बहुत अच्छा ओलंपियाड होता है IOQM, जो बच्चा 8, 9, 10th में इनिशियल स्टेजेस में दे सकता है। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि देव ने IOQM इस साल भी अपीयर किया था और वो उसमें भी सेलेक्टेड था। बट अगेन, ये 98.2% आई है, यस। ये 99 भी हो सकती थी और ज़्यादा भी हो सकती थी। लेकिन ये देखिए, आप अनएक्सपेक्टेड है कि यस। जो 100 आउट ऑफ 100 हम मैथ्स में एक्सपेक्ट कर रहे थे देव के, उसमें 95 आए हैं। तो ये ऐसा कैसे हो गया? सर वो फर्स्ट पेपर की वजह से शायद कुछ, मतलब फर्स्ट पेपर का एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो गई उसमें मेरी। मैंने गलत वैल्यू पेपर से कॉपी डाउन कर ली थी उसमें, आंसर ओके, सॉल्विंग में। तो देखिए, मतलब सिली मिस्टेक है कि हाँ। गलत वैल्यू कॉपी डाउन कर ली और पेपर में कुछ अलग वैल्यू थी। आई थिंक जो भी कॉपी डाउन करी उसके हिसाब से तो अपना प्रोसेस ठीक ही रहा होगा, हाँ इसलिए। आंसर ठीक ही रहा होगा। लेकिन अगर हम वो वैल्यू सही नोट डाउन कर लेते तो आंसर आ जाता। हाँ वैल्यू से, हाँ आंसर आ जाता। ठीक है, उसके बाद भी मैंने कभी भी देव के चेहरे पर ऐसा नहीं देखा, आते ही कह दिया था कि यार मैथ्स में मेरा कुछ गलत हो गया है। लेकिन बहुत हताशा हो, बहुत निराशा हो, अब मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ। तो आई थिंक ये आपका टेम्परामेंट कैसे बिल्ड हुआ कि यार हो गया कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है? तो मतलब रिजल्ट में तो जितना हमने किया है उस हिसाब से आएगा, और कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती हैं जिनके लिए हमको रेडी रहना ही पड़ेगा। अब आगे क्या हो हमको नहीं पता, लेकिन फिर भी किसी चीज़ के लिए ऐसे रेडी रहना पड़ता है। अच्छा, रिजल्ट ये तो। 2 साल जब आपने कहा अनअकैडमी में आप पढ़े, काफ़ी सारे टेस्ट हुए होंगे आपके। यस सर। मैथ्स में ऐसा कितनी बार हुआ कि पूरे में से पूरे आए थे? मैथ्स में तो काफ़ी बार पूरे में से पूरे हैं, और मतलब 99 100 ही आते थे मैक्सिमम टाइम। और कभी ऐसा हुआ कि नंबर कम आए एक्सपेक्टेड से? नहीं, यहाँ पर तो नहीं हुआ। और फिर भी आपके एग्ज़ाम में कम आए, उसके बाद आपका ये टेम्परामेंट कैसे था कि यार चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब नेक्स्ट पेपर अच्छे से करना है? हाँ वो तो मूव ऑन करना ही पड़ेगा अगर हमको, नहीं तो फिर आगे के पेपर्स में क्या पता अच्छा नहीं हो पाते अगर मैं उसी के जैसे रहता तो इसलिए उसको मैंने छोड़ा और आगे के पेपर्स की अच्छे से प्रिपरेशन करी, और आगे के मेरे काफ़ी अच्छे गए सारे। तो देखिए, व्हेन इट कम्स टू कोटा कोचिंग इंडस्ट्री, कोटा कोचिंग सिस्टम, यहाँ बच्चे को पढ़ाया जाता है, अच्छे से ट्रेन किया जाता है और कोशिश करते हैं कि बच्चा जो उसका पोटेंशियल है उसमें बहुत अच्छा करे, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हम उसको अच्छे से अच्छा निखार सकें। लेकिन एट द सेम टाइम, जैसा अभी देव ने बताया, कि ऐसा नहीं है कि एकदम से हार्डकोर पढ़ाई का एनवायरनमेंट है, बस पढ़ना ही है,
जैसे उसने कहा कि काफ़ी सारी चीज़ें एक्टिवली हम बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये एग्ज़ाम टेम्परामेंट कहीं न कहीं बिल्ड करते हैं कि यार कुछ भी हो, नतीजा कुछ भी हो, आपने अगर मेहनत करी है तो नतीजा अच्छा ही आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। तो जैसा इसने कहा कि 100 आउट ऑफ 100 हमेशा लाता था, 99, 100 एक आध नंबर कभी कट जाए, लेकिन एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक होने के कारण उसके नंबर कम आए और उसके बाद भी उसने पेपर दिए। साइंस का पेपर बाद में हुआ था मैथ्स के, हाँ, साइंस का बाद में था। और उसमें साइंस 100 में देव के 100 आउट ऑफ 100 आए। अगर ये उसी समय एग्जाम टेम्परमेंट अपना लूज कर देता कि अरे यार अब तो बिगड़ गया, जिसमें मैं परफेक्ट हूँ वही पेपर बिगड़ गया, आगे क्या होगा, तो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 यस। इन साइंस। और तो मैं यही जर्नी आपकी समझना चाहता हूँ कि जब आपने साइंस का पेपर दिया तो आप श्योर थे आपके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे? साइंस का तो मेरा काफ़ी अच्छा गया था, तो उसमें तो काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि 100 आउट ऑफ 100 आ ही जाएँगे। अच्छा, मैं आपको देव के बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ कि वी ऑलवेज यूज टू से इन क्लास 10, है ना, कि आपकी नॉलेज बहुत हद तक काम आती है ना, आपकी प्रैक्टिस बहुत हद तक काम आती है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जितना नॉलेज, जितना आपकी मेहनत और एप्लीकेशन या प्रैक्टिस काम करती है, उतना आपकी राइटिंग स्किल्स भी काम करती है, आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन भी काम करती है। कुछ बच्चे थे जिनकी इस क्लास में तारीफ किया करता था, एग्जाम्पल दिया करता था कि आप इनको देखिए, इनकी मतलब अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, प्रैक्टिस, राइटिंग और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है। तो अगेन आई थिंक उसका देव को खूब फायदा मिला है। तो अब आप ये जो राइटिंग और प्रेजेंटेशन है, जो आपकी जूनियर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए आप क्या गाइड करना चाहेंगे उन्हें? राइटिंग तो मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रेजेंटेशन में, क्योंकि अगर एग्जामिनर को समझ ही नहीं आएगा तो वो तो काट देगा, उसका क्या जा रहा है। लेकिन इसको तो हमको ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे से काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खासकर एसएसटी में, उसमें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड जैसे हिंदी में जो राइटिंग सेक्शन होता है, उसमें हमको क्रिएटिव स्किल्स यानी कि खुद का बना के लिखना पड़ता है, और इंग्लिश में भी सेम होता है, तो इसके लिए प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़रूरी है राइटिंग के लिए। अच्छा, नोट कितनी बार डले हैं क्लास में कॉपी में राइटिंग नोट को लेकर? नोट तो सर मतलब जब भी चाहे खुद ही डलता ही था, एसएसटी में तो काफ़ी बार डाला। हाँ, कौन डालता था? आप डालते हैं सॉल्व। अच्छा अच्छा। और कितनी बार रीडू का होमवर्क मिला है कि दोबारा लिख के लाओ कि ठीक नहीं है? स्टार्टिंग में दिया था आपने एक बार, स्टार्टिंग 1-2 बार दिया था। हाँ। देव को 1-2 बार दिया था, इसके जितने भी दोस्त हैं बाकी के, उनको तो लगातार मिलता था। हाँ, हैं? हाँ, फिर उनको पूरा दोबारा करना पड़ता, पेरेंट्स के साइन भी चाहिए होते थे। These are the very small things जो बच्चों को थोड़ा स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि यार we are being too harsh, और ये क्या राइटिंग वगैरह है ना, we are grown up kids now. Even I've suggested few students कि अपनी अलग से कॉपी बनाएं और रोज लिखें और पेरेंट के साइन कराएं। अब जब रिजल्ट आया है तो बच्चों के समझ में आया होगा कि जो राइटिंग और प्रेजेंटेशन है, इसकी कितनी अहमियत होती है बोर्ड में। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ कि अब सिंस आपके 98.2% बोर्ड में आ गए हैं, यस अब आप आगे के लिए क्या सोचते हैं? सर। आगे पहले तो मेरे को काफ़ी कन्फ्यूजन था, लेकिन जैसे आपने गाइड किया तो अभी मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ अनअकैडमी में, एसआरजी बैचेस में, तो अभी तो काफ़ी अच्छा चल रहा है मेरा। अच्छा, ये एक मतलब यहाँ आप कोटा में ऐसा ट्रेंड देखेंगे, बच्चा पहले से ही डिसाइड कर लेता है कि उसको क्या करना है, क्योंकि वो 2 साल इतना एक्सपोजर ले लेता है साइंस बायो में, साइंस मैथ्स में, या जो भी अदर फील्ड उसको चूज करनी है, तो उसको पता लगता है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड कर लेता है मुझे अब आगे क्या सब्जेक्ट चूज करना है। देव का अलग था कुछ। देव हमारा मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट होने के बावजूद एंड तक कि सर मुझे जेई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एनडीए करना चाहिए, कि मुझे और क्या करना चाहिए, यूपीएससी के लिए जो है बहुत ज़्यादा उत्साहित है ना, कि यूपीएससी करना है आगे जाके। और कोइंसिडेंटली इस बार ऐसा हुआ कि जब हम देव से बात किया करते थे, मैंने कहा इन केस वी वांट टू अपीयर फॉर यूपीएससी एज वेल, अगर आप 11th और 12th में जेई की तैयारी करेंगे, जो कि आपको करनी चाहिए, आपको पोटेंशियल बहुत अच्छा है, मतलब यू आर पोटेंशियल कैंडिडेट, आप अच्छा करेंगे उसमें, तो आपको इसमें यूपीएससी में भी काम आएगा इसको। तो बाय गॉड्स ग्रेस इस बार AIR 1 जो यूपीएससी में आया है, अनुज अग्निहोत्री, वो अनअकैडमी का स्टूडेंट रहा। फॉर्चुनेटली आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने उसका इंटरव्यू किया। तो आपने वो देखा था इंटरव्यू? यस सर, उन्होंने नीट की प्रिपरेशन करी थी। यस। और उन्होंने एक बात बोली थी कि जो यूपीएससी में, क्योंकि उनके 3rd अटेम्प्ट में AIR 1 आया है, यस तो जो उनका 11th और 12th का जर्नी रहा नीट प्रिपरेशन का, उसने उन्हें बहुत हेल्प किया यूपीएससी में अच्छा स्कोर करने में, क्योंकि वो अप्स और डाउन्स जो थे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। Yes. काफ़ी टाइम लगेगा उसके लिए, 11th-12th में ही आपको प्रिपरेशन हो जाएगी, तो काफ़ी हेल्प होगी, मतलब अभी से प्रिपेयर करेंगे। और जब आप कंफ्यूजन स्टेट में थे कि यार अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एसपीएस सर से मुलाकात रही थी आपकी? यस सर। क्या समझाया? उन्होंने मतलब ये बोला कि पहले आपको एक अच्छी कॉलेज के लिए सिक्योर करना चाहिए, और अभी जब आप मेहनत करोगे तो आपका जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो आपको आगे भी हेल्प करेगा।
जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर करूँ आगे, तो उसमें मेरे को काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर अभी मेरा पोटेंशियल डेवलप होगा तो उससे। हाँ, हमेशा सर यही कहते हैं एसपीएस सर, हमारे जो चीफ मेंटर एंड ऑफलाइन पार्टनर इन एकेडमी सेंटर कोटा हैं। मुझे अच्छे से याद है, देव से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सी वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, वेदर इट इज़ यूपीएससी और एनी अदर गोल, if in class 11th and 12th you will prepare for some prestigious examination, doesn't matter what the result will be, लेकिन ये वो एज है जहाँ आप अपने आप को मैक्सिमम स्ट्रेच कर सकते हैं। जितनी आप मेहनत करेंगे, अपने आप को उतना काबिल बनाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाओ, तो वो आपके आगे कहीं ना कहीं काम आता रहेगा ही सही। तो जैसा आपने कहा, आप अब 11th की तैयारी कर रहे हैं आईआईटी के लिए एसआरजी बैट्समैन एकेडमी सेंटर कोटा में, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ 10th में आपका सिलेबस जो अनअकैडमी फाउंडेशन स्कूल में आपको करवाया गया था, कब खत्म हो गया था? मैथ्स और साइंस में तो काफ़ी मतलब दिवाली के आसपास ही हो गया था, काफ़ी सही था। और फिर इंग्लिश हिंदी एसएसटी उसकी क्लास लगती नहीं थी। हाँ, दिसंबर के आसपास हो गया था हाँ। वो भी ना। तो आपको याद है कि जैसे ही दिवाली के बाद आप जब ब्रेक से आए थे, तो आपकी क्लासेस लगाई जाती थी, मतलब आपके पूरे एक्स्ट्रा बैच की क्लासेस लगाई जाती थी फॉर 11th के लिए। 11th। यस। उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसमें मेरा तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन मेरे को सिलेबस की भी टेंशन थी, तो मैंने ज़्यादा वो नहीं कर पाया उसमें। लेकिन अभी मैं सोचता हूँ कि अच्छा करना चाहिए था, क्योंकि 10th बोर्ड इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ईजी होता है। तो उस टाइम पर अच्छा था, काफ़ी ध्यान देना चाहिए था मेरे को। इस चीज़ का मेरे को रिग्रेट है अभी पर। किन किन टीचर्स ने पढ़ाया था आपको उस समय? मेरे को एसिड सर ने पढ़ाया था, एंड सतपाल सर भी थे, एंड फिजिक्स में माधव सिंगला सर भी थे। मतलब काफ़ी अच्छे फैकल्टीज हैं यहाँ पर। ओके, तो आप, जैसे आपने कहा कि मैं कंफ्यूजिंग स्टेट में था, करूँ नहीं करूँ, तब जो आपकी क्लासेस हुई दिवाली ब्रेक्स के बाद, आपको लगा कि हाँ यार, दिस इज अ स्लाइट टेस्ट ऑफ जेई, जहाँ सतपाल सर, माधव सिंगला सर मैथ्स और फिजिक्स रिस्पेक्टिवली पढ़ा रहे हैं, एसिड सर जो नीट के बहुत बड़े एजुकेटर्स हैं, Yes. और वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो आपको थोड़ा क्लियर हुआ कि हाँ यार, ये तो कुछ ऐसा है जो रिलेटेबल है, जो मैं कर सकता हूँ। हूँ। उससे कुछ हेल्प मिली आपको डिसीजन लेने में? हाँ, उससे भी काफ़ी हेल्प मिली, एंड देन आपने भी गाइड किया, तो अब क्लियर हो गया, मतलब जेई करनी है अभी अच्छे से। तो ऑन अ लाइटर साइड एक और सवाल पूछते हैं कि आपकी हॉबीज क्या क्या है? मैं कोटा में अकेले रहता हूँ, तो ऐसे सच तो कुछ अकेले कर नहीं पाता था, लेकिन जब फ्री टाइम होता तो मैं वॉक कर लेता था, या फिर कभी दोस्तों के साथ खेल लेता था स्पोर्ट्स वगैरह। अच्छा, मुझे जो याद है, आपके जब स्पोर्ट्स पीरियड जाते थे, तो पूरी क्लास मतलब पढ़ाई लिखाई को छोड़कर, और पूरी मतलब जितना मेहनत पढ़ाई में करते हैं उतनी एनर्जी स्पोर्ट्स रूम में भी दिखती थी। क्या सबसे फेवरेट स्पोर्ट होता था आपका स्पोर्ट्स पीरियड में? सर एक तो खो खो खेलते थे हम सब, एंड फुटबॉल वगैरह, चेस वगैरह भी होता था काफ़ी। फ्यूज बॉल में तो काफी एनर्जी लगाई है आपने ना, सब यस। लोगों ने। हम सब साथ ही खेला करते थे, काफी बार हराया है मुझे, और पूरी टीम बन जाती थी। और वो आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे कह रहे हैं कि मेरे दोस्त दो, मतलब देव इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स जो आप कभी बात करेंगे इससे तो इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ लगते हैं, लेकिन जब कभी अपनी क्लास में दोस्तों के साथ होते हैं, जिनका सबका ही बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत अच्छी मेहनत करी सब लोगों ने, तो वो अलग ही एनर्जी आपको देखने को मिलती थी सभी बच्चों में। और हम जब हर साल ऐसे कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वी फील सो हैप्पी, उनको मस्ती करते हुए देखकर भी हमें इतनी खुशी होती है कि यार दे आर डूइंग एक्सीलेंटली वेल इन एकेडमिक्स एज वेल, दे आर डूइंग एवरीथिंग। मतलब कल्चरल एक्टिविटी होती है तो उसमें भी बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं, और जब खेलते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, तो वो भी इतना डिसिप्लिन वे में और इतना सब कुछ करते हैं कि भाई देख के खुशी होती है कि नहीं यार, बहुत मतलब दे आर डूइंग वेरी गुड। और वो पूरा बैच जो था, आई एम डेफिनेटली मतलब वेरी श्योर कि वेर एवर दे विल गो, वॉट एवर दे विल परस्यू इन देयर अकेडमिक्स, जो अब फ्यूचर में अकेडमिक्स परस्यू करने वाले हैं, आई मीन ये जो पूरा बैच था, आई एम वेरी श्योर कि वॉट एवर दे विल परस्यू इन देयर अकेडमिक्स, वेदर इट जेई, नीट और किसी भी और फील्ड में वो करना चाहें, बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि जो हमने देखा है उनकी अपब्रिंगिंग होते हुए, दे आर वेरी डिसिप्लिन पीपल, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। जो भी करते हैं पूरी मेहनत से, पूरी जान लगा के करते हैं, तो ऐसे बच्चों का नतीजा अच्छा आना तय होता ही है। अब क्या सोच रहे हैं देव, आज से 2 साल बाद जब आप जेई का एग्जाम दे रहे होंगे, यस। तो आपकी ये जो 9th और 10th की प्रिपरेशन है, जो पढ़ाई आपने करी है, जो एग्जाम्स आपने दिए हैं, कई बार सक्सेसफुल रहे हैं, कई बार नॉट सो सक्सेसफुल रहे हैं, ये आप 11th और 12th में कैसे देखते हैं आपके काम आएगा? सर जैसे कि यहाँ पर जो टेस्ट होते थे उनका तो फिक्स टाइम होता था कि उस हिसाब से आपको टाइम में कंप्लीट करना है, एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। जैसे 9th-10th में से ही जो ऑब्जेक्टिव OMR बेस्ड टेस्ट होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे 11th-12th में भी, एंड जब जेई की जब आप प्रिपरेशन करने के बाद एग्जाम देंगे जेई में, तो OMR बेस्ड टेस्ट या फिर जो CBT टेस्ट होता है उसमें भी काफ़ी हेल्प होगी। तो व्हाट इज योर ड्रीम कॉलेज, कहाँ जाना चाहते हैं? सर IIT बॉम्बे। और ऑब्वियसली आईआईटी यस। बॉम्बे। आजकल कुछ बच्चे कह देते हैं कि आईआईटी बॉम्बे से भी आगे हमें तो अब्रॉड स्टडीज में जाना है, एमआईटी, ऐसा कोई सपना है? सर अभी तो नहीं है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद
देख सकते तो हैं। ग्रेजुएशन के बाद तो अभी हमारा डिस्कशन हुआ ना यूपीएससी करने का। वो मतलब अभी डिसाइडेड नहीं है, अभी कंफ्यूजन थोड़ा सा। वाह, देखिए आप मतलब बच्चे ऐसे ही होते हैं। हर बार ऐसा होता है कि जो 9th में डिसाइड कर लिया है वो 10th में नहीं होता है, जो 10th में कर लिया है फिर वो आगे नहीं। आगे नहीं होता है। अभी हमारा बहुत डिस्कशन था कि नहीं सर मैं तो 11th ऑनवर्ड्स ही यूपीएससी की तैयारी करूंगा। यस। अभी बोल रहे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद देखेंगे। तो ये इतना जो चेंज आया है 2 महीने में ही आ गया है कि भाई अब यूपीएससी देखेंगे बाद में। यूपीएससी तो बाद में, अब इतना नहीं करना बस। ठीक है ठीक है। समय समय पर अपने ड्रीम्स को अपने गोल्स को चेंज करते होते हैं, लेकिन जो भी उस समय एट प्रेजेंट कर रहे हैं उसकी उसमें मेहनत करना, उसमें जुट जाना और उसमें अपना पूरा 100% देना जरूरी होता है। जब आपके हाथ में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो ये आपकी हाथ में होता है कि आपको चुनना किस ऑप्शन को है। आप ये भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, आप कुछ और भी कर सकते हैं। जब आपके सामने सारे ऑप्शंस हो, भी लक्ष्य को निर्धारित करे हुए हैं अपनी आंखों के सामने, उसके लिए अगर आप मेहनत करते हैं वो अचीव कर लेते हैं, तब आप फिर स्वयं इच्छा से कॉल ले सकते हैं मुझे आगे अब क्या करना है। सो व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी इन अन अकेडमी, यस। तो उस समय फ्रॉम बीइंग एन एवरेज अबव एवरेज स्टूडेंट, नाउ आप बिल्कुल टॉपर की तरह सामने आए 98.2। तो एवरेज अबव एवरेज से टॉपर वाली जो जर्नी रही है आपकी, क्या लगता है कि आप अपने जूनियर्स जो बच्चे अब देख रहे हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अगर इस लीग से एवरेज बिलो एवरेज अबव एवरेज से टॉपर लीग में आना हो तो क्या करना चाहिए? कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, एंड ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बस जितना डेली कराया जाता है वो रिवाइज करना होता है, एंड कुछ भी चीज़ पेंडिंग नहीं डालनी बस। और जो टीचर्स गाइड करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, मतलब जो डेली का है वो डेली खत्म कर दो बस। और ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी भी अपनी हॉबी वगैरह होती हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अच्छा, और जो आपकी नॉर्मल 9-10 में स्कूलिंग रही उसके साथ साथ आपने ओलंपियाड की तैयारी भी करी, यस। उसका कितना आप मानते हैं कि फायदा हुआ है आपको और आगे जाके क्या फायदा होने वाला है? मैंने अभी जैसे ऑल IUCAM का प्रिपरेशन करी थी, तो अभी 11th-12th में तो उसकी काफ़ी हेल्प होगी, एंड जैसे वो मेरा फर्स्ट ओलंपियाड था जो मैंने दिया था, क्योंकि पहले तो स्कूल में था तो वहाँ पर कुछ हो नहीं पाता था। तो मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा फर्स्ट ओलंपियाड का, उसमें मेरा क्वालीफाई भी हो गया। और एक और लास्ट बात आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ वो यस। ये है कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन सभी बच्चों को जो सोचते हैं कि 9th ऑनवर्ड्स 10th ऑनवर्ड्स या उससे पहले भी कोटा आना चाहते हैं, इस उम्र में कोटा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और जो अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो सोच ना पा रहे हो या उनका एकेडमिक इतना अच्छा नहीं चल रहा हो, तो उनके लिए क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे आप? अगर अभी या फिर आप जैसे 6 टू 10th में, या फिर जितनी भी 8, 9, 10 जितनी भी क्लासेस हैं, इनमें अगर आप कोटा आकर कोई फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन करते हैं, जैसे कि अनअकैडमी फाउंडेशन स्कूल एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ पर से आपके जो बेसिक्स हैं वो अच्छे स्ट्रांग होंगे, फाउंडेशन अगर आप अभी से ज्वाइन करते हैं, और आपको 11-12 में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जितने भी बेसिक स्ट्रांग होते हैं आपके ओलंपियाड्स में, आपको एग्जाम की कंपटीशन के लिए आपको फील होता है एक, तो आपको आगे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड जो यहाँ पर टेस्टिंग होती है, रेगुलर टेस्टिंग होती है OMR बेस्ड, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो अभी से फाउंडेशन ज्वाइन करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, स्कूल से काफ़ी अच्छा। चलिए देव, अगेन वी लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑन थैंक्स। स्कोरिंग 98.2। 98.2%। बधाई हो आपको बहुत बहुत, और यस। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 2 साल बाद जब आपका जेई का नतीजा आए तो हम इसी तरीके से एक बार और बैठे हों, आप यस बहुत सर। अच्छी रैंक से सेलेक्ट तो होंगे, बहुत अच्छी यस। रैंक से सेलेक्ट हो ऐसी उम्मीद रखते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच देव। थैंक्स।